नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जयप्रकाश नारायण के हम विभिन्न विचारों को वीडियो व्याख्यानों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप इनका बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी होने के नाते अपने ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने अध्यापन में ले रहे होंगे और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये सारी जो विचारधाराएं हैं ये अपने आप में पुस्तकों के माध्यम से, नोट्सों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की संग्रहित जो शैली है उसके माध्यम से, क्योंकि पुस्तकों के द्वारा जो लिया गया ज्ञान है वो अपने आप में स्थायी होता है। और इस व्याख्यान को देखने के बाद जब पुस्तक अध्ययन करोगे तो आपको स्वाभाविक रूप से वो सारी चीज़ें आसानी से आपको याद करने में, स्मृति करने में सहूलियत प्रदान करेंगी, जो कि आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। हम जयप्रकाश नारायण के चिंतन का जो मूल्यांकन है, उसका योगदान है या उनके द्वारा दिया गया जो अनुदाय है, कंट्रीब्यूशन है, उसको और हम अंतिम दृष्टि से एक बार यहाँ पर देखते हैं। ध्यान रखें, एक बात मैं आपको बताऊं कि जब किसी भी विचारक के अनुदाय या कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो इसमें कुछ भी नया नहीं होता है। आपको बस उसके विचारों को, जो भी विचार दिए हैं किसी भी क्षेत्र से संबद्ध हों, उन सबको समेकित रूप से एक ऐसी सकारात्मक धारा में ले जा करके और अपने स्मृति में लेना है। एवं लिखने की जब बात हो तो उन्हें चैप्टराइज के हिसाब से लिखना है और उनको योगदान की दृष्टि से उस में समाहित करना है। वो बिंदु जो उनके अलग अलग कंसेप्ट के आधार पर उनके द्वारा दिए गए हैं, उनके विचार हैं, उन सबको हमें योगदान की दृष्टिकोण से लिखना होता है, याद करना होता है। बातें वही होती हैं जो उनके द्वारा दी गई पूर्व में हैं। उन सब का समेकित अध्ययन, उनका संकलन करना, उनको एकत्रित करना, वो सब मिलकर के एक योगदान का स्वरूप निर्माण करता है। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आधारों पर उनके चिंतन की हम आलोचना भी कर सकते हैं। जैसे जयप्रकाश के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन की प्रकृति में स्थायित्व का अभाव है। वे प्रारंभिक वर्षों में जितने निष्ठावान मार्क्सवादी थे, उतने ही अंतिम वर्षों में निष्ठावान गांधीवादी व सर्वोदयी थे। उनके संपूर्ण चिंतन के अनेक पहलू हैं, मार्क्सवादी पहलू, गांधीवादी समाजवादी पहलू, नैतिक एवं सामुदायिक लोकतंत्रवादी पहलू, सत्ता राजनीति से विमुख सर्वोदयी पहलू और अंत में सबका एक मिश्रित रूप समग्र क्रांति संबंधी पहलू। समग्र क्रांति में इनके सारे विचारों को हम देख सकते हैं और इन सारे विचारों को चिंतन करने के बाद हमें पता लगता है कि इनमें अंतर्विरोध की भी स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि संपूर्ण चिंतन के एक सिरे पर भौतिकवादी मार्क्सवाद है तो दूसरे स्तर पर आध्यात्मिक उदारवाद या प्रत्ययवादी गांधीवाद है। जयप्रकाश के संपूर्ण चिंतन के अनेक पक्ष अव्यवहारिक हैं, जैसे दलविहीन लोकतंत्र का विचार, जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के प्रत्याह्वान की प्रणाली संबंधी विचार, राजनीतिक व आर्थिक विकेंद्रीकरण की धारणा, सामुदायिक लोकतंत्र की धारणा, समग्र क्रांति की धारणा। जेपी ने अपने चिंतन में संघर्ष के विचार पर बल दिया। जब वे मार्क्सवाद से प्रभावित थे तो उन्होंने वर्ग संघर्ष का रास्ता उचित प्रतीत होता था। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने भूमिगत संघर्ष की पद्धति को अपनाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके विचारों में इस तरह की दोहरी स्थिति भी दिखाई देती है। अपनी संघर्ष की प्रवृत्ति के कारण उन्होंने सर्व सेवा संघ जैसी गैर राजनीतिक एवं रचनात्मक संस्था को राजनीतिक संघर्ष का मंच भी बना दिया। उनका चिंतन न केवल भारत अपितु विश्व स्तर पर उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो शांतिपूर्ण साधनों से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में मूल्यात्मक परिवर्तन में रुचि रखते हैं। संक्षेप में जयप्रकाश के समग्र चिंतन के क्षेत्र पक्षों का
हम इस तरह वर्णन करते हैं। जेपी का चिंतन किसी प्रकार की वैचारिक संकीर्णता, पूर्वाग्रह, कट्टरता से मुक्त है। वे मूलतः मानवतावादी हैं। उनका चिंतन उतना ही विस्तृत एवं बहुआयामी है जितनी कि मानव मात्र के कल्याण की समस्या। व्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता तथा एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की आकांक्षा उनके चिंतन का मूल विषय है। उन्होंने साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, पाश्चात्य उदारवादी लोकतंत्र, गांधीवादी आदि के विभिन्न पक्षों से सहमति तथा असहमति प्रकट की। उनकी दृष्टि सत्यान्वेषी मनीषी की रही है और इस रूप में उनके संपूर्ण चिंतन में मौलिकता का तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जयप्रकाश ने समाजवाद की संपूर्ण विचारधारा के विकास में अनुपम योगदान दिया। उन्होंने समाजवाद के शोषण रहित, वर्गविहीन, राज्यविहीन, न्यायपूर्ण समाजवाद व्यवस्था के साध्य में पूर्ण आस्था प्रकट की, किंतु इसकी प्राप्ति के लिए गांधीवादी अहिंसात्मक साधनों की अनिवार्यता का विवेकपूर्ण ढंग से समर्थन किया। उन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना के लिए अहिंसात्मक लोकशक्ति, लोकनीति एवं लोकशाही के विचार को प्रस्तुत किया। समाजवादी विचारधारा और गांधीवाद के संयोग द्वारा जयप्रकाश ने परंपरागत समाजवाद का ऐसा विशिष्ट विकास किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादियों का ध्यान आकर्षित किया, लोकतांत्रिक दर्शन को समृद्ध किया। उन्होंने उदारवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दोषों के उन्मूलन के लिए जो सुझाव दिए वे ध्यान करने योग्य हैं। आर्थिक व्यवस्था नहीं है, अपितु लोकतंत्र अपने मूल रूप में एक नैतिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक दर्शन की दृष्टि से उनकी सामुदायिक या सहभागी लोकतंत्र की धारणा पर्याप्त सार्थक है। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की ऐसी पद्धति सुझाई जिसमें सत्ता का वास्तविक स्रोत एवं आधार स्थानीय समुदाय हो और सत्ता निम्न स्तरों से उच्च स्तरों की प्रभावित हो और शासन की उच्च संस्थाएं निम्न संस्थाओं के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करें। जेपी ने गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी विचारधारा को समृद्ध एवं लोकप्रिय बनाया। 1954 में सत्ता की राजनीति का त्याग किया। उन्होंने विनोबा के साथ गांधी सर्वोदय आंदोलन में भाग लिया और ग्रामीण भारत की भूमि समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए भूदान एवं ग्रामदान आंदोलनों का संचालन किया। इसी प्रकार हृदय परिवर्तन की गांधीवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए दस्यु समस्या के उन्मूलन का उन्होंने सफल प्रयत्न किया। जय प्रकाश ने ग्रामीण भारत के सर्वमुखी विकास के लिए गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के विचार का विस्तार किया। स्वतंत्र भारत में गांधीवाद के राजनीतिक पक्ष की पुनः स्थापना करने का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश को जाता है। उन्होंने अनेक नक्सलवादी क्रांतिकारियों को अहिंसात्मक साधन अपनाने के लिए प्रेरित किया। बिहार के उग्र छात्र आंदोलन 1974 को उन्होंने अहिंसात्मक मोड़ दिया तथा कांग्रेस के कुशासन तथा लोकतंत्र विरोधी आचरण की खिलाफत करने के लिए गांधीवादी अहिंसक साधनों को लोकप्रिय बनाया। उन्हें कांग्रेस सरकार के विकल्प के रूप में जनता सरकार की स्थापना में सफलता मिली और वे सरकार की मदद से लोकतंत्र, न्यायपालिका एवं स्वतंत्रता तथा नागरिक मौलिक अधिकारों की पुनः स्थापना में सफल रहे। प्रयोग के द्वारा जयप्रकाश ने गांधीवाद की समानता को सत्य सिद्ध कर दिया कि शासन की मनमानी के विरुद्ध गांधीवादी अहिंसक साधन प्रभावकारी सिद्ध होते हैं और लोकतांत्रिक शासन में सत्ता का वास्तविक स्रोत सरकार नहीं जनता होती है। जयप्रकाश का संपूर्ण चिंतन दार्शनिक व बौद्धिक तत्वों पर आधारित नहीं है, अपितु इस पर उनके राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन के अनुभवों की स्पष्ट छाप है। इससे उन्हें उनके चिंतन में एक विशिष्ट मौलिकता एवं परिपक्वता आई है। उनके चिंतन के अनेक ऐसे पहलू हैं जिनका महत्व संपूर्ण विश्व समाज के लिए ही है। समाजवाद, उदारवादी लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, सत्ता के विकेंद्रीकरण का विकास, क्रांति के लिए अहिंसक साधनों की श्रेष्ठता, निशस्त्रीकरण एवं विश्व शांति आदि से संबंधित उनके विचार इसी श्रेणी में आते हैं। ग्लोबल लेवल पर हम जब देखते हैं तो ये सारे तत्व या इनके द्वारा दिए गए दार्शनिक बिंदु हैं, ये सर्वमान्य हैं और विश्व परिवेश में इनको स्वीकार भी किया जा रहा है।
अपनी अपनी राज्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर। धन्यवाद।